हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई दी मेंटर। तो जैसे कि आज जो एग्ज़ाम हुआ लेब असिस्टेंट का, उनकी हम आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने 76 क्वेश्चन तक की जो आंसर्स है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग यदि वो आंसर देखने चाहते हैं 76 क्वेश्चन तक, तो उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके उस वीडियो पर जा सकते हैं और अपने सारे आंसर चेक कर सकते हैं कि कौन सा किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं 76 के बाद वाले क्वेश्चन का आंसर। तो 77 नंबर क्वेश्चन, तो ये कहता है कि दादू और उसके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है ढूंढाड़ी भाषा में अधिकतर इनकी रचना मिलती है, दादू और उनके शिष्यों की। उसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन, वीर सतसई बदबलियास एंड राम रंजाट के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है वो है सूर्यमल मिश्रण। उसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के किनारे पर है। तो ये है आपका कोठारी नदी के किनारे पर, सी आंसर। ओके। और उसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको बाद में आंसर बताऊंगा, अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए। 81 नंबर, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। तो जी हाँ, ये देता है आपका गटियाला अभिलेख। कौन सा? गटियाला अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82 भी अभी के लिए छोड़ दीजिए, इसका आंसर मुझे मिल नहीं पाया। जब मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो, फिर से एक नया वीडियो बनाकर। अगला है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। तो इसका जो पहली मंजिल का नाम था वो या शरद मंदिर, यहाँ पर शरद मंदिर नहीं है, तो यहाँ पर शरद मंदिर का और नाम है, उसे बोलते हैं प्रताप मंदिर। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रताप मंदिर। ओके गाइज। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच पंप इज इम्पोर्टेंट इन बायोलॉजिकल रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो गया, वो हो गया आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पंप। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो आपके एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पंप। आगे चल लेते हैं। वेपर डेंसिटी मीन्स पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होगा। तो इसका जो घनत्व है वो उसकी मात्रा पर डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, दिए गए ठोस NH4Cl की मात्रा से निर्धारित करेंगे कि कितना इसका वाष्प घनत्व होगा। तो आधा, दुगुना, समान, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते अभी। उसके बाद में आगे है कि 86 नंबर, BF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लुईस अवधारणा पर। आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लुईस अवधारणा के आधार पर BF3 की अम्लीयता को हम परिभाषित करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का जो आयनिक गुणनफल है, जो आयनिक प्रोडक्ट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे जैसे जैसे pH कम होगी उसके साथ चेंज होता रहेगा। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, pH में कमी के साथ परिवर्तित होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 88, 1 लीटर बफर विलियन में 0.01 m NH4Cl एंड 0.1 मोलर NH4OH है। तो इसके लिए pKb ये कोफिशिएंट का मान दिया हुआ है आपको, और इसकी pH बतानी है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर बी। इसकी जो pH आएगी वो 10 आएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। उसके बाद हम आगे चल लेते हैं। 89 में कह रहा कि यदि किसी विलियन का pH है वो 5.2 है, तो इसका pOH क्या होगा। तो हम जानते हैं कि pH प्लस pOH कितना होता है 14। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, 14 में से 5.2 घटा दो, तो जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, 8.8। आगे चल लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विलियन है बफर के रूप में कार्य करता है। कि हम जो अपन करते हैं टाइट्रेशन, तो उसमें बफर के रूप में जो यूज करते हैं वो जनरली वो करते हैं अपने पास CH3COOH प्लस CH3COONA। तो ये साल्ट हम ये बफर की तरह यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। आगे देख लेते हैं 91 में कह रहा कि किन्हीं दो गैसों के जो मिक्सचर है उसका जो कुल प्रेशर है, दाब है, उसका किस तरीके से रिलेशन है। तो उसका रिलेशन है कि किन्हीं भी दो गैसों का मिश्रण बनाते हैं तो उनका जो टोटल प्रेशर होता है वो प्रत्येक जो गैस होता है उसके पार्शियल प्रेशर के एडिशन के बराबर होता है। तो उसका आंसर हो गया आपका आंसर नंबर ए, प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर।
तो इसका आंसर ए हो गया। आगे चल लेते हैं हम। तो ये जो है इसमें सिंपल सी आर की वैल्यू पूछी है, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। तो इसमें आर का क्या मान नहीं हो सकता, तो आर का मान ये तुम्हारा 8.314 वायुमंडल एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन ये नहीं हो सकता। बाकी इनमें से चारों ये बेसिकली एक यूनिट कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा सारे हैं वो आर का गणितीय मान है। आगे बात कर लेते हैं हम। परमाणु आकार के आधार पर इन जो तत्व दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं, उनको हम ये सही क्रम बताना है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा परमाणु के आधार पे, तो ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर सल्फर, फिर फास्फोर। इसके बारे में मुझे अभी डाउट है, तो आप अभी के लिए इसको ए मान सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको बाद में वापस से बता दूंगा अगले वीडियो में, जब हम सारे जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उनका हम अलग से डिस्कस करेंगे तब। आगे बात कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? तो जो आवर्त है वो प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा परमाणु संख्या के बराबर। तो जितनी तुम्हारा एटॉमिक नंबर होगा वही उसमें पीरियड शो करेगा तुम्हारा आवर्त सारणी में। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपका वो हो गया ए, ऑप्शन ए। आगे बात कर लेता हूँ मैं। द उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व, मतलब द एलिमेंट दैट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैसे तुम्हारा हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो तो फ्लोराइड की होती है, फ्लोरीन एलिमेंट की, लेकिन जो हाईएस्ट गेन एंथैल्पी होती है वो होती है क्लोरीन की। तो इसका राइट आंसर फ्लोराइड नहीं होकर इसका राइट आंसर है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इनको अपन को ऑर्डर व्यवस्थित करना है इनका। तो इसका आंसर यही है। सबसे ज़्यादा है जो वो फ्लोरीन की, उससे कम है वो क्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर और उसके बाद हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये P4 में PP बंदो, इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इसको मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और जो 99 नंबर है ये न्यूमेरिकल है, इसमें NaCl की मोलर फ्रैक्शन पूछा आपसे। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 0.0177। तो इसका ऑप्शन ए है वो राइट है। उसके बाद में ये राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें कह रहा कि वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन आता है, जो रिलेटिव लोअरिंग आती है, वो किसके बराबर होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि उसके जो सोल्यूट है उसका क्या मोल फ्रैक्शन है उसके बराबर में होती है। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात कर लेते हैं। ये 101, ये 2, ये भी छोड़ दीजिए आप। और हाँ 104 की बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा कि जो मॉलिक्यूल होती है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, उनकी जो अनुनाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें जो ये समान आबंधन होते हैं, ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। इसके अलावा सारे के सारे इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमें इसमें इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो एथेन है, एथेन का जो स्टेकर्ड कन्फर्मेशन होता है तो उसके बारे में सही कथन क्या है? तो उसके बारे में सही कथन ये है कि जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन होता है उसके स्टेबल मीन्स उसका कितना स्टेबिलिटी है उसके प्रोपोर्शनल या उसके बराबर होता है जो एथेन का संरूपण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए है। ओके, उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। वो 107 के बारे में बात कर लेते हैं। योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथेन और इथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का क्या कारण है? तो इसका कारण है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चक्रीय प्रवृत्ति। आगे ये तो सिंपल सा बॉयल का नियम का हमें रिप्रेजेंटेशन पूछा है। तो बॉयल का नियम क्या कहता है? तो बॉयल का नियम कहता है कि P और V का है वो पैराबोलिक रिलेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में ये एक बार के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ आ जाइए आप। पृष्ठ तनाव की क्या इकाई है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जूल पर मीटर है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत है। तो इसका आंसर है राइट, वो है न्यूटन पर मीटर, डी। उसके बाद में कह रहा कि द्रव्य के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो इसके आंतरिक प्रवाह प्रतिरोध को क्या कहते हैं? श्यानता, विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स होती है, वर्षा की जो बूंदें होती है बारिश की, तो वो गोलाकार होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सरफेस टेंशन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। आगे हम बात कर लेते हैं ये न्यूमेरिकल, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा आपको। ये किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशी स्थान पर धनायन की उपस्थिति होती है? मीन्स किस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होता है कि जो अपना स्ट्रक्चर है उसके जो इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ पर केटाइन चले जाते हैं। तो ये आपका है फ्रेंकल त्रुटि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंकल, ना कि शॉर्टकी। शॉर्टकी में क्या होता है, तुम्हारा केटाइन और एनाइन दोनों ही बाहर भग जाते हैं स्ट्रक्चर से, तो और तो स्ट्रक्चर का डेंसिटी है वो चेंज हो जाता है। यहाँ तो सिर्फ बोल रहा है कि धनाइन की उपस्थिति है, तो सिर्फ क्या होता है तुम्हारा केटाइन है वो एक अपनी जगह को छोड़कर किसी भी दो मॉलिक्यूल या दो पार्टिकल के बीच में इंटरस्टिशियल जो साइट होती है वहाँ पर चले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात कर लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, समन्वय संख्या क्या होती है? तो जी हाँ, इसका जो समन्वय संख्या होता है वो होता है 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। आगे हम बात कर लेते हैं, इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, 116, 17। हाँ, तो 116 के बाद में यहाँ से इसके बाद में ये सारे आपके बायो के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। तो बायो के लिए हम एक बार इस पे ये करके रिव्यू और आपको अलग से इसका जो है आंसर की अगले वीडियो में प्रोवाइड की करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी हाँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी एरर लगे या बोले कि हम ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने वहाँ पढ़ा, तो एक बार हमें कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे और उसके बाद उसका क्या सही आंसर होता है वो आपको हम बताएंगे। सो थैंक यू गाइज़।